प्यारे बच्चों, हम लोग विद्रोही और राज इस लेसन को आगे सीखेंगे। अब हमें एनसीईआरटी किताब का जो थर्ड सेगमेंट है कि विद्रोही क्या चाहते थे, इसको हमें सीखना है। तो ये जो अंग्रेज़ लोग थे, ये विद्रोहियों को एहसान फरामोश मानते थे और इन्हें बर्बर लोगों का झुंड मानते थे कि ये लोग बर्बर लोग हैं, मारपीट करने वाले लोग हैं। तो अंग्रेज़ों ने इस कारण से विद्रोहियों की आवाज़ को दबाने का पूरा प्रयास किया, उनको आवाज़ को दबा दिया। केवल कुछ विद्रोही ऐसे हैं जो अपनी बात सामने रख पाए, और इन लोगों में से खास करके सिपाही लोग हैं या आम लोग हैं। ये ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपने विचारों को फैलाने के लिए घोषणाओं का और इश्तिहारों का सहारा लिया था। कहने का मतलब ये है कि ये जो कुछ ही लोग ऐसे थे जो अपनी बात को सामने रख पाए। विद्रोहियों में से कुछ लोग थे, जैसे उनमें कुछ सिपाही लोग थे, कुछ आम लोग थे, और अपनी बात को सामने रखने का तरीका क्या था, कुछ उन्होंने घोषणाएं की थी या कुछ इश्तिहार ऐसे निकाले गए थे। उनके द्वारा हमें इन विद्रोहियों के सोच का पता चलता है। देखिए, बहुत सारे हमारे पास ऐसे तथ्य हैं जो अंग्रेज़ों के द्वारा लिखे गए हैं, तो उन तथ्यों से हमें अंग्रेज़ों की सोच का तो पता चलता है, लेकिन विद्रोहियों के नज़रिए का पता नहीं चलता है। तो कुछ ही चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम विद्रोहियों के नज़रिए को जान पाते हैं। उनमें से ये आपके घोषणाएं हो गई विद्रोहियों के द्वारा किए हुए, या इश्तिहार हो गए। तो अब यह है, विद्रोहियों की बातों की या इच्छाओं को अगर हम समझना चाहते हैं तो उनके द्वारा की गई घोषणाओं को हमें देखना पड़ेगा, तब हम समझ पाएंगे कि वो आखिर क्या चाहते थे। तो इस विद्रोह के दौरान ये जो विद्रोही थे, इनके द्वारा कई सारी घोषणाएं करी जाती थी। पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए, लोगों को एक साथ लाने के लिए, धर्म और जाति से हटकर ये घोषणाएं करी जाती थी कि सभी लोग साथ आओ, इस विद्रोह में शामिल हो और अंग्रेज़ों का मुकाबला करो, क्योंकि इनसे चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, सबको बराबर का नुकसान है। अगर ये अंग्रेज़ों का शासन रहेगा तो हिंदुओं को भी नुकसान होगा और मुसलमानों का भी नुकसान होगा। ऐसी बातें इन घोषणाओं में कही जाती थी। और जो इश्तिहार निकाले जाते थे उनमें भारतीय समाज का जो अतीत था उसका गौरवगान किया जाता था, यानी उसको गौरवान्वित किया जाता था। लोगों के सामने पिछले भारत की तस्वीर भी रखी जाती थी, और इसके साथ साथ जो बहादुर शाह जफ़र थे, इनके नाम से कई घोषणाएं की जाती थी। उसमें मोहम्मद की भी शपथ दी जाती थी, महावीर की भी शपथ दी जाती थी, और जनता से ये आह्वान किया जाता था कि सभी लोग इकट्ठे होकर के इस लड़ाई में भाग लो और अंग्रेज़ों का मुकाबला करो। अंग्रेज़ों ने देखा हिंदू मुसलमान लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, तो उन्होंने इन लोगों को भड़काने का भी काम किया। इसका एक उदाहरण बरेली में मिलता है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच दरार डालने के लिए इन्होंने 50,000 रुपये खर्च किए थे, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों की ये कोशिश सफल नहीं हो पाई थी। जो ये घोषणाएं करी जाती थी वो ब्रिटिश राज को फिरंगियों का राज भी कहते थे, यानी अंग्रेज़ों को फिरंगी कह के भी बोला जाता था। तो घोषणाओं में इन ब्रिटिश राज से संबंधित हर चीज़ का विरोध किया जाता था। जो भी इन्होंने नियम कानून बनाए थे, तो घोषणाओं में सब चीज़ों की निंदा की जाती थी। उन्होंने जिस तरीके से देसी रियासतों पर अधिकार कर लिया था, तो उसकी निंदा की जा रही थी कि इन्होंने अंग्रेज़ों ने गलत किया। इसी तरीके से कहा गया कि अंग्रेज़ लोग समझौता तो कर लेते हैं, लेकिन उसका उल्लंघन कर देते हैं, यानी उस समझौते को मानते नहीं हैं, इसकी भी निंदा की जा रही थी। जो विद्रोही नेताओं थे उनका कहना था कि अंग्रेज़ लोग जो हैं ये भरोसे के लायक नहीं, इन पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसके साथ साथ लोगों में इस बात को भी लेकर गुस्सा था कि इन्होंने जो नई भू राजस्व व्यवस्था लागू करी थी, ये जो उन्होंने एक मुफ्त बंदोबस्त व्यवस्था जो लागू करी थी, इसमें छोटे और जो बड़े भूस्वामी थे, इन सबको उनकी ज़मीनों से
बेदखल कर दिया गया था। कहने का मतलब जो नई व्यवस्था लागू करी गई उस व्यवस्था के अंतर्गत छोटे और बड़े जो भी भूस्वामी थे सबकी ज़मीनें छीन ली गईं और विदेशी व्यापार को बढ़ाया गया। विदेशी व्यापार बढ़ने के कारण इस इलाके में रहने वाले जो बुनकर थे या दस्तकार थे उनके सामने बेरोजगारी की समस्या आ गई। फिरंगियों पर यानी अंग्रेज़ों पर यह भी आरोप लगाया जाता था कि इन्होंने यहाँ की जो जीवन शैली थी, यहाँ लोगों का जो जीवन जीने का तरीका था, उनकी जो मान्यताएं थीं, उनके जो रीति रिवाज थे, उन सबको नष्ट करने का प्रयास किया था। विद्रोही लोग जो थे वो अपने पहले की दुनिया जो उनकी थी उसको बहाल करना चाहते थे कि हम पहले जैसे रहते थे उसी तरीके से हम रहें, अंग्रेज़ लोग उसमें दखल ना डालें। तो विद्रोही उद्घोषणाएं इस भय को भी, जो विद्रोहियों की जो उद्घोषणाएं थी उनके इस डर को भी दिखाती थी कि अंग्रेज़ लोग जो हैं वो हिंदू और मुसलमान के धर्म को नष्ट करने पर तुले हुए हैं और वो सब लोगों को ईसाई बनाना चाहते हैं। तो इसलिए अब जो अंग्रेज़ लोग हैं वो विश्वास के लायक बिल्कुल नहीं हैं और उन लोगों के विरुद्ध भी आक्रमण होता था जिन्हें अंग्रेज़ों का समर्थन या जनता का उत्पीड़क समझा जाता था। अंग्रेज़ों के खिलाफ तो विद्रोह था ही था, इसके साथ विद्रोह उन लोगों के खिलाफ भी होता था जो अंग्रेज़ों के समर्थक होते थे। भारतीय लोग जैसे अमीर लोगों को देखते थे, इनके पिट्ठू कहते थे, तो उन लोगों का भी विद्रोही लोग विरोध करते थे। ऐसे संभ्रांत वर्ग को जानबूझ करके बेइज्जत किए। संभ्रांत वर्ग वही था, अमीरों का वर्ग, उसे भी विद्रोही लोग जम करके बेइज्जत करते थे। जो साहूकार थे, ताल्लुकेदार थे, उनको बेइज्जती भी जाता था। ये जो विद्रोही लोग थे ये भी कोशिश कर रहे थे कि ऐसी कोई वैकल्पिक सत्ता मिल जाए हमको जिससे कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद हम अपना शासन चला सकें। इसलिए उन्होंने दिल्ली, लखनऊ, कानपुर जैसे स्थानों पर ब्रिटिश शासन समाप्त होने के बाद एक जैसा शासन स्थापित करने का प्रयास किया। कहने का मतलब अगर अंग्रेज़ों की सत्ता समाप्त हो जाती तो हम यहाँ शासन कैसे संभालेंगे, उसकी भी व्यवस्था उन्होंने करी। और यहाँ हालांकि उन्होंने कोशिश तो करी लेकिन इसमें ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। उन्होंने जो पुरानी मुग़लों के समय की दरबारी परंपराएं थी उन्हीं का सहारा लिया। अलग अलग पोस्ट पर, अलग अलग पदों पर नियुक्तियां की गईं और भू राजस्व वसूली का तरीका ढूंढा गया। सैनिकों के वेतन की व्यवस्था की गई। तो इस प्रकार जो विद्रोही लोग थे वो मुग़ल शासकों से प्रेरणा लेकर के नई व्यवस्था बनाने में लगे हुए थे। अंग्रेज़ों के सामने हालांकि विद्रोहियों की व्यवस्थाएं ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाईं और इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने 1857 के विद्रोह का दमन किस तरीके से किया। तो चूँकि विरोध इतना ज़्यादा बढ़ चुका था तो अंग्रेज़ों के लिए भी इस विद्रोह को दबाना आसान नहीं था। जो नॉर्थ इंडिया का एरिया था, जो उत्तर भारत का इलाका था, उसको जीतने के लिए उन्होंने फौजें इकट्ठा करी, सेना को इकट्ठा किया और नए नए कानून पास किए और फिर इसके बाद सेना की टुकड़ियों को अलग अलग क्षेत्रों में रवाना किया गया और उसी समय उत्तर भारत में पूरे में मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ के अंतर्गत जो फौजी अफसर थे या जो अंग्रेज़ लोग थे वो हिंदुस्तानी लोगों पर मुकदमा चला सकते थे और उन्हें सज़ा भी दे सकते थे। अगर कोई व्यक्ति विद्रोह में शामिल पाया जाता था तो उसको सज़ा में सज़ाए मौत दी जाती थी। तो इस तरीके से उन्होंने प्लानिंग कर ली और जो कुछ सेना की टुकड़ियाँ ब्रिटेन से भी मंगा ली गई इस विद्रोह को चलने के लिए। अब चूँकि दिल्ली का महत्व था तो उन्होंने दिल्ली को दो तरफ से घेरने का प्रयास किया। एक तरफ तो उन्होंने कलकत्ता से सेना की टुकड़ी आगे बढ़ाई और दूसरी पंजाब से दिल्ली की तरफ दूसरी टुकड़ी इधर दिल्ली की तरफ कूच करी भेजी। तो कब्जे में लेने का प्रयास इन्होंने जून 1857 में शुरू कर दिया कि दिल्ली को फिर से हम कब्जे में ले लें। लेकिन इनकी लड़ाई काफ़ी लंबी चली और सितंबर के आखिर में जा कर के ये दिल्ली पर फिर से कब्जा कर पाए। अब जिस समय टुकड़ियाँ आ रही थीं तो दोनों तरफ विद्रोहियों की तरफ से भी और अंग्रेजी सेना की तरफ से जमकर हमले हो रहे थे। दोनों पक्षों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। जो पूरा उत्तर भारत था वो उत्तर भारत के जो भी विद्रोही लोग थे
वो दिल्ली को बचाने का प्रयास कर रहे थे कि दिल्ली राजधानी, अगर इसको हमने बचा लिया तो अंग्रेज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अंग्रेजी फौज जो थी उसको हर इलाके को जीतना था, क्योंकि ये जो विद्रोह था आम जनता तक पहुंच चुका था, इसलिए अंग्रेजों को अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोगों से मुकाबला करना पड़ा। तो इस कारण से इनका जो विद्रोह था, ये मतलब इनका मुकाबला काफ़ी लंबा हो गया, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। अवध में एक अंग्रेज अफसर था फारसित नाम का, उसने अपना अनुमान व्यक्त किया कि इस विद्रोह में करीब 3/4 यानी 3/4 जो वहाँ की आबादी थी वो इस विद्रोह में शामिल थी, यानी 4 में से 3 लोग इस विद्रोह में शामिल थे, यानी इतने बुरी तरीके से विद्रोह फैला हुआ था। लंबी लड़ाई के बाद, लड़ाई काफ़ी लंबी चलती है, तो मार्च 1858 में जो अंग्रेज लोग थे इस इलाके पर अपना कंट्रोल कर पाए, दोबारा से नियंत्रण बना पाए। इसमें बहुत ज़्यादा सैनिक ताकत का प्रयोग करना पड़ा, लेकिन केवल उन्होंने यहाँ पर कब्जा करने के लिए सेना का ही उपयोग नहीं किया, उन्होंने और भी हथियार प्रयोग किए। जैसे कि उन्होंने किसानों और जमींदारों में फूट डालने का प्रयास किया। उन्होंने भूस्वामियों से कह दिया कि हम तुम्हें तुम्हारी पुरानी जागीर लौटा देंगे। तो इस तरीके से किसान जो भूस्वामी पहले मिलकर लड़ाई कर रहे थे, अब वो लोग अलग हो गए। तो इस तरीके से इनके विद्रोह को कमज़ोर कर दिया। इसके बाद विद्रोह का रास्ता जिन जमींदारों ने अपनाया था, यानी जिन जमींदारों ने जम करके विद्रोह किया था, उनसे उनकी ज़मीनें भी छीन ली गई, उन्हें ज़मीन से बेदखल कर दिया गया। और जो जमींदार अंग्रेज़ों के वफादार बने रहे उन्हें इनाम दिए गए, और जो मतलब वफादारी नहीं कर पाए उनसे ज़मीनें छीनी गईं, या तो इन जमींदारों को मार दिया गया, या तो वो भाग करके नेपाल चले गए, और नेपाल जाने के बाद वहाँ उनको बीमारी लग गई, इसके कारण मर गए, या भूख के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया था। तो ये बेटा था कि इस विद्रोह को किस तरीके से अंग्रेज़ों ने दबाया था। अब हम आगे आते हैं कि 1857 के विद्रोह के बारे में बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं। चित्रकारों ने इस घटना को दिखाने के लिए अलग अलग तरीके से चित्र बनाए हैं। तो इन चित्रों का किस तरीके से विश्लेषण किया गया, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि इस क्वेश्चन को समझते समय आपको अपनी किताब को भी देखना, उसमें जो चित्र बने हुए हैं वो क्या बता रहे हैं। तो यहाँ तो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको ज़्यादा समझ तब आएगा जब आप किताब में भी इस क्वेश्चन मतलब इस चित्र को किताब में देखोगे। तो बेटा बहुत महत्वपूर्ण चित्र बनाए जा रहे थे अलग अलग चित्रकारों द्वारा। कई सारे चित्र तो पेंसिल से रेखांकित करके बनाए गए थे, कुछ उत्कीर्णित चित्र थे, कुछ पोस्टर के रूप में बनाए गए, कुछ कार्टून के रूप में बनाए गए। तो अलग अलग तरीके से चित्र बनाए गए थे उस समय। तो उनका विश्लेषण करने पे पता चलता है कि जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए चित्र थे, पहले उनकी बात करते हैं। तो अंग्रेज़ों ने या अंग्रेजी चित्रकारों ने जो चित्र बनाए उसमें उनकी भावनाएं व्यक्त हो रही हैं। तो और भावनाओं में खास करके जो चित्र बने हैं उनमें अंग्रेज़ों को बचाने और विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेज़ नायकों का गुणगान किया जा रहा है। जो चित्र बनाए गए हैं उसमें दिखाया जा रहा है किस तरीके से अंग्रेज़ों को बचाया गया, किस तरह विद्रोह को कुचला गया, कौन कौन से अंग्रेज़ हीरो बन के निकले, उनका गुणगान इन चित्रों में किया जा रहा है। तो पहले चित्र की बात करते हैं, 1859 में बनाया और नाम था जोन्स बारकर। ये चित्रकार है जोन्स बारकर, इसको आप किताब में देख सकते हो। इसने जो चित्र बनाया है वो रिलीफ ऑफ लखनऊ यानी लखनऊ की राहत के नाम से बनाया है। इसका उदाहरण है ये रिलीफ ऑफ लखनऊ। जब विद्रोहियों ने लखनऊ पर अपना घेरा डाल दिया था, यानी ये घटना इसमें ये दिखाई गई कि वो समय जब लखनऊ पर विद्रोहियों ने चारों तरफ से कब्जा कर लिया, उसको घेर लिया, तो वहाँ का जो कमिश्नर है हेनरी लॉरेंस, उसने ईसाइयों को इकट्ठा किया और एक सुरक्षित जगह पर चला गया। वहाँ पर अपने बचाने के लिए उस रेजिडेंसी में उसने शरण ले ली। लेकिन विद्रोहियों ने वहाँ पर घुस के लॉरेंस को मार दिया। लेकिन उसी बीच एक कर्नल इंग्लिश था, उसके नेतृत्व में वो जो रेजिडेंसी थी जहाँ सुरक्षित रखा गया था
वो रेजिडेंसी सुरक्षित रही, लेकिन लॉरेंस मारा गया था। फिर क्या होता है कि 25 सितंबर का समय आता है। उस समय जेम्स ऑट्रम और हेनरी हेवलॉक, ये दो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। कहाँ? लखनऊ में। वहाँ पर उन्होंने विद्रोहियों को तितर बितर करने का प्रयास किया। फिर उसके 20 दिन बाद वहाँ पर एक नया कमांडर, सेना का कमांडर आता है, उसका नाम है कॉलिन कैंपबेल। वो बहुत ज़्यादा सेना लेकर के वहाँ पहुँचता है लखनऊ में, और जो ब्रिटिश रक्षक थे जहाँ रेजिडेंसी में छिपे हुए थे, सुरक्षित थे, वहाँ से उनको छुड़ा लेता है। तो ये जो घटना हुई है, इस घटना को अंग्रेजी इतिहासकारों ने जीत बताया कि लखनऊ की घेरेबंदी को तोड़ करके अंग्रेजों ने उस स्थान को जीत लिया था। तो जॉन्स बारकर था, उसने अपनी पेंटिंग में, आप किताब में देखिए, जॉन्स बारकर ने अपनी पेंटिंग में इस कैंपबेल के आने के समय का वर्णन किया है, और उसे इस तस्वीर में आप देखेंगे तो पता चलेगा कि वो एक विजयी मुद्रा में दिखाई पड़ रहा है कि उसने जीत लिया है, और उसको देख के ऐसा लग रहा है कि अंग्रेजों की मुश्किल की घड़ी समाप्त हो चुकी है और वो जीत चुके हैं। एक चित्र और ऐसा आता है, वो है इन मेमोरियम के नाम से, आप किताब में देखोगे तो दिखेगा। तो इस चित्र में अंग्रेज औरतें और बच्चे जो हैं उनको बहुत ही कष्ट में दिखाया गया है। तो सैनिक विद्रोह के 2 साल बाद एक दूसरा चित्रकार है जिसका नाम है जोसेफ नोएल। जोसेफ नोएल पेटन जो है, इसने इन मेमोरियम, यानी हिंदी में अगर कहें तो स्मृति में, एक चित्र बनाया, और इसमें औरतों बच्चों को एक दूसरे से लिपटा दिखाया गया और बहुत लाचार और मासूम से दिखाई पड़ रहे हैं, और वो लोग अपने अपमान, हिंसा और मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें कोई हमारे साथ हिंसा करे, हम कब मरे, यानी इस तरीके से बहुत परेशान दिखाई पड़ रहे हैं इस पेंटिंग में। तो यह पेंटिंग दर्शकों को गुस्सा और बेचैनी के भाव पैदा कर रही थी। अगर ये तस्वीरें इंग्लैंड में जाती थी तो वहाँ लोग देख के बहुत गुस्सा होते थे और बहुत ही बेचैनी होती थी उनके अंदर, और साथ ही इसमें विद्रोहियों को हिंसक और बर्बर बताया गया, यानी दिखाया गया कि जिस तरीके से ये लोग विद्रोही लोग अत्याचार कर रहे हैं तो ये बहुत ही बर्बर हैं। इन तस्वीरों में ऐसा दिखाने का प्रयास किया गया। तो कुछ रेखांकित पेंटिंग्स ऐसी भी दिखाई देती हैं जहाँ किसी औरत की तस्वीर बहुत ही अलग तेवर में दिखाई पड़ रही है, और ऐसा लग रहा है कि ये विद्रोही लोग हैं, उनके हमले से अपना बचाव कर रही हैं। उन्हें, ऐसी औरतों को वीर महिला के रूप में दिखाया गया, यानी वीरता की मूर्ति के रूप में दिखाया गया है। और एक चित्र इसमें आप किताब में देखोगे तो है मिस व्हीलर का। तो जो मिस व्हीलर है, ये अकेले ही विद्रोहियों को मौत के नींद सुला रही है, यानी सबको मारकाट मचाए हुए सबका सर्वनाश कर रही है। तो सभी ब्रिटिश चित्रों की तरह यहाँ भी जो विद्रोही थे, इनको दानवों के, यानी राक्षसों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अंग्रेजों ने जो चित्र बनाए हैं, यानी अंग्रेज चित्रकारों ने जो चित्र बनाए हैं, उन्होंने विद्रोहियों को एक राक्षस यानी दानव के रूप में दिखाने का प्रयास किया है। तो जैसे जैसे इन तस्वीरों को देख करके गुस्से का वातावरण बन रहा था और ये मांग उठने लगी कि इनसे बदला लिया जाए, तो अंग्रेजी प्रशासन के सामने ये मजबूरी हो गई थी कि इस विद्रोह का दमन किया जाए और कड़ी सजा दी जाए विद्रोहियों को। तो इसी को, और दूसरी बात ये थी कि अगर हम विद्रोहियों के साथ सख्त व्यवहार नहीं करेंगे तो कल फिर ही हमारे सामने सिर उठाने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए अंग्रेजों के सामने एक चुनौती थी कि हम अपने आप को अपराजेय दिखाने का प्रयास करें कि हमें कोई जीत नहीं सकता। तो इसलिए इन्होंने अलग अलग तरीके से प्रयास किया। ऐसे ही एक चित्र है जो हमें न्याय की स्त्री की छवि दिखाई पड़ती है। इसके एक हाथ में तो तलवार है और दूसरे हाथ में ढाल दिखाई पड़ती है, और उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाई पड़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बदला लेना चाहती है। वह सिपाहियों को पैरों के नीचे कुचलती हुई दिखाई पड़ रही है, और जबकि भारतीय औरतें हैं और जो बच्चे हैं वो डर के मारे कांप रहे हैं। इतना भयानक रूप में इस महिला को दिखाया गया, अंग्रेज महिला को। तो प्रतिशोध तथा सबक सिखाने के लिए अंग्रेजों ने विद्रोहियों को बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू किया, यानी उनको मौत के घाट उतारना शुरू किया। कैसे? उन्हें कई बार तोपों के मुंह के सामने बांध दिया जाता था और तोप से उड़ा दिया जाता था। कई बार सार्वजनिक रूप से उन्हें फांसी पर लटका दिया जाता था। तो इस तरीके की सजाओं की जब चित्र दूर दूर तक, यानी ब्रिटेन में पहुंचते थे, तो वहाँ के लोगों को बड़ा सुकून मिलता था कि चलो उनके साथ उनकी सज़ा दी जा रही है।
तो जब प्रतिशोध की मांग तेज हो रही थी, जिस समय ज़्यादातर अंग्रेज इस पक्ष में थे कि मतलब विद्रोहियों के साथ सख्त व्यवहार करना चाहिए, तो उसी बीच कुछ सॉफ्ट यानी नरम स्वभाव के अंग्रेज लोग भी सामने निकल के आ रहे थे। जैसे एक गवर्नर जनरल थे कैनिंग, इन्होंने कहा कि हमें विद्रोहियों के साथ ज़्यादा कड़ा व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमें अगर उनकी दोबारा से वफादारी सिपाहियों की जीतनी है तो हमें उनके साथ थोड़ा सा नरमी का व्यवहार करना चाहिए। तो इस बात का जो ब्रिटिश की मीडिया थी उसने उनका बड़ा मजाक उड़ाया और ये व्यंग्य किया कि ये कार्टून में कैनिंग को एक नेक बुजुर्ग के रूप में दिखाया गया है। उनके हाथ में एक सिपाही, यानी उनको इस तरीके से आप चित्र में देखोगे तो दिखाई पड़ेगा, कैनिंग को ऐसे दिखाया गया है कि एक हाथ उनके सिपाही के सर पर है, और किस सिपाही के सर पर है, जिसने अभी अभी नंगी तलवार से और कटार से लोगों का खून किया है और उसके कटार तलवार से खून टपक रहा है। ठीक है, तो ये कहानी थी जो ब्रिटिश चित्रकारों ने बनाई। अब हम बात करते हैं भारतीय चित्रकारों की। तो भारतीय कलाकारों ने भी विद्रोह के नेताओं को, जो भारतीय कलाकार थे उन्होंने जो विद्रोह के नेता हैं उनको एक हीरो के रूप में दिखाने का प्रयास किया है, और ऐसा दिखाया है कि ये लोग धीरे धीरे देश को एक लड़ाई की ओर ले गए, एक फाइनल अंतिम लड़ाई की ओर ले गए। उन्हें यहाँ की पब्लिक को उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध उत्तेजित किया और उनके अंदर जोश भरा, इस तरीके से दिखाया। जैसे अगर रानी लक्ष्मीबाई को हम देखते हैं तो उनकी फ़ोटो में एक हाथ में घोड़े की लगाम है, दूसरे हाथ में तलवार है, और अपनी मातृभूमि की यानी अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ते दिखाई जाती हैं। उसे एक मर्दाना व्यक्तित्व के रूप में यानी एक मर्द की तरीके से दिखाया गया है, और ये दिखाया गया है कि जो शत्रु का पीछा करते हुए ब्रिटिश जो सिपाही हैं उनको मौत की नींद सुलाती चली जा रही है। इस तरीके से भारतीय चित्रकारों ने लक्ष्मीबाई को प्रस्तुत किया। और देश के ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो सुभद्रा कुमारी की जो चौहान की जो पंक्तियां हैं उनको पढ़ के बड़े होते हैं। कौन सी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस तरीके की कविताओं को पढ़ के लोग बड़े हुए हैं। तो लोक छवियों में रानी लक्ष्मीबाई का प्रायः जो पोशाक था, पहनावा था, वो क्या था कि घोड़े पर सवार है, एक हाथ में तलवार है, और अन्याय और विदेशी शासन के विरुद्ध वो युद्ध करने वाली हैं। इस मतलब प्रतीक के रूप में उन्हें जाना जाता है। तो ये हमने देखा जो भारतीय चित्रकारों ने चित्र बनाए। अब इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है कि इन चित्रों को देख करके निष्कर्ष जो निकालते हैं, तो उन्हें बनाने वाले चित्रकार जो भी चित्रकार थे, तो उन चित्रकारों की चित्र को देख करके उनकी सोच का पता चलता है वो क्या कहना चाहते हैं। इन चित्रों और कार्टूनों के माध्यम से हम उन लोगों के बारे में भी जान जाते हैं जो इन चित्रों की प्रशंसा या बुराई करते थे। और ये चित्र केवल उस समय अपने समय की भावनाओं को व्यक्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस समय की जो संवेदनाएं हैं उनको भी उन्होंने एक रूप यानी एक आकार देने का प्रयास किया।